अस्सलाम वालेकुम। बिजनेस लंच के साथ मैं हूं महानूर सैयद और बिजनेस लंच में आपके लिए आज हम लेकर आए हैं टॉपिक RGST का। लेकिन मैं बात ये करना चाहती थी आपसे कि पाकिस्तान में किसी भी किस्म का टैक्स हो हमेशा ही मुतनाज़ वो जो है शक्ल इख्तियार कर लेता है। और अफसोसनाक बात तो ये है कि पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जिसमें टैक्स देने वाले लोग जो हैं वो बहुत कम लोग इस नेट में आते हैं जो कि टैक्स अदा करते हैं, चाहे वो GST हो चाहे नेट हो और अब RGST। ये तमाम जितने भी टैक्सेस हैं ये तमाम जो हैं सियासी इशू बन गए। मगर आज मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इसे सियासी अंदाज में बात ना करूं बल्कि इसे इकोनॉमिकल पहलू जो है इसका उस पर हम ज्यादा बात करें। तो आपको मैं कहूंगी कि आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं और उसके लिए आप हमें कॉल करेंगे 35879937 पर। सबसे पहले बताऊंगी टॉपिक कि इसका टॉपिक हमने रखा है बिजनेस कम्युनिटी और सियासी जमातों का रिफॉर्म GST के नफाज पर जो एतराजात हुए हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। और साथ साथ आप हमें SMS कर सकेंगे, टाइप करेंगे आप LW और स्पेस देंगे योर कमेंट्स एंड सेंड इट टू 8881। ये स्क्रीन पे भी आपके सामने आएगा जो कि आप आसानी से देख सकेंगे। और अब मैं आपको तारुफ कराऊंगी हमारे मेहमान से, जो आज हमारे मेहमान हैं जिनसे जो हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे और हमें बताएंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे इस बारे में। हमारे मेहमान हैं इंजीनियर M.A. जब्बार, फॉर्मर चेयरमैन साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री। आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये जो मैंने अभी बात की तो पहले तो यही जानना चाहूंगी आपके व्यूज क्या हैं इस बारे में? देखें जी, बात दरअसल ये है कि जब भी हम टैक्स की बात करते हैं तो अगर आप माजी में चले जाएं और हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन देखें तो कोई भी टैक्स देना नहीं चाहता है। नंबर 1 प्रायोरिटी, नंबर 1। नंबर 2 जो प्रायोरिटी होती है वो ये होती है कि एक लीगल फॉर्मेट में किस तरीके से कम टैक्स की अदायगी की जाए। मेरा ख्याल है उसके लिए ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बने हुए हैं, उसके लिए ये कंसल्टेंसी फर्म्स बनी हुई हैं और उसके लिए लॉज में जो है एक गुंजाइश पैदा की जाती है एक्सपेंडिचर्स को जो है बढ़ाकर और प्रॉफिटेबिलिटी को जो है वो एक लेवल तक रखकर जो है कम से कम टैक्स अदा करने की कोशिश की जाती है जी। मगर जैसे जैसे एक स्टॉक बबल और एक पेपर सेलिंग का रुझान बढ़ा तो कंपनीज को जरूरत इस बात की भी पड़ गई कि वो अपने कागजात अच्छे बनाएं, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दिखाएं। और मेरा ख्याल है कि इस प्रॉफिट की वजह से उनके ऊपर एक टैक्सेशन का बर्डन भी आया। मगर इस सारी टैक्सेस जिसकी मैं बात कर रहा हूं इसको हम एक डायरेक्ट टैक्सेस के हवाले से मेरा ख्याल है कि हम गुफ्तगू कर रहे हैं। मगर एक दूसरा टैक्स जो मेरा ख्याल है कि इस सदी में जिसको मैं कहूँगा कि एक रेवोल्यूशनलाइज आइडिया था, वो आइडिया इस वजह से जनरेट हुआ कि बॉर्डर टैक्सेस जो है उनके टैरिफ्स कम होते गए जैसे जैसे दुनिया में लिबरलाइजेशन और एक जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बढ़ा कि जंगें ना होनी चाहिए बल्कि माशी तौर पर हर एक को एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए कि एक दूसरे के साथ मुआशरत करें और अपने कंपैरेटिव एडवांटेजेस या स्टैटिक या डायनेमिक एडवांटेजेस के ऊपर जो है अपनी माशी सूरत हाल के नतीजे में वो सरप्लसेस जो पैदा हों वो क्रॉस बॉर्डर हों। जब से हुकूमतों ने क्रॉस बॉर्डर टैक्सेस में कमी देखी, पाकिस्तान भी उसका एक मिसाल है। शायद मेरा ख्याल है कि आप बहुत छोटी होंगी या आपकी समझ टैक्सेस के बारे में उतनी नहीं होगी जब हम बड़े हो चुके थे तो जमाने में। ये तो आपको मैं एक बात बताऊं, आपने कहा समझ, मेरा ख्याल है अब हम सब समझने की से कोशिश करें, वरना हम सोचते भी नहीं थे इन टैक्सेस के बारे में। हमें ये इतना जरूर मालूम था कि हम ही वो लोग हैं जो अदा कर रहे हैं, शायद हम उन चंद लोगों में से जो इस टैक्स को अदा करते हैं। जी जी, पाकिस्तान भी मेरा ख्याल है कि एक ऐसे मुल्क के हवाले से जिसमें हम कहेंगे कि 100% से ज्यादा ऑन एन एवरेज ड्यूटीज हुआ करती थी और फिर यहाँ पे जो है इस 2 दहाइयों में हमने देखा तब्दीलियां आई, 65% का एक स्लैब आया और उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते अब ऑन एन एवरेज ये स्लैब अगर WTO के हवाले तनाजुर में हम देखें तो 10 और 11% के दरमियान ये टैक्सेस रहते हैं। जब हुकूमतें इन टैक्सेस को, जिसको हम कहेंगे क्रॉस बॉर्डर टैक्सेस या इम्पोर्ट टैक्सेस, जब उसकी लेवल गिरती है तो मेरे अपने ख्याल में कि हुकूमतें चलाने के लिए आखिर किसी न किसी टैक्सेशन निज़ाम का सहारा लेना पड़ता है। शायद उसको हम आज RGST कहेंगे या सेल्स टैक्स का निज़ाम कहेंगे या कंजम्पशन टैक्स कहेंगे। यानी इकोनॉमिक फिलोसोफर्स जो हैं वो इस कंजम्पशन टैक्स को रिग्रेसिव टैक्स कहते हैं। ये कहते हैं ये वो टैक्स है जो एक आम आदमी की ज़िंदगी को मुतासर भी करता है और एक आम आदमी की परचेजिंग कैपेसिटी को कम करता है और एक इन्फ्लेशन बढ़ाने में भी इसका एक कलीदी किरदार रहता है। मगर अच्छी हुकूमतें वो होती हैं जो इस कंजम्पशन टैक्स की लेवल के साथ साथ इस किस्म के फिस्कल मेजर्स भी लेती हैं कि इतना ज़्यादा हैजान पैदा ना हो और लोगों की कुव्वत खरीद जो है वो ज़्यादा मुतासर ना हो।
تو میرے اپنے خیال میں پاکستان بھی اس لبرلائزیشن کے حوالے سے اب جی ایس ٹی جو ہے اس کے ایک نئے نام سے آر جی ایس کے نام سے انٹروڈیوس کر رہا ہے. مگر میرا خیال ہے کہ سیدہ ایک بات کہنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس اپنی ڈومیسٹک پالیسی اسپیس جو ہے وہ ہمیشہ سکڑتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ پاکستان لیوز آن چیریٹیز، پاکستان lives on donations, Pakistan lives on so-called democratic Pakistan's assistance, اور about all پاکستان has to acquire loans، جس میں ہم bilateral بھی کہتے ہیں. کس زمانے میں کبھی لنڈن کلب کا نام آتا تھا، پیرس کلب کا نام آتا ہے، اب وہ نام زیادہ ابھر کر ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک. اسی طرح فائن لگی تھی آپ کے پاس کہ کیا وجہ ہے یہ جو ہمارا جو یہ آر جی ایس ٹی ہے، کوئی اور بھی ہم ریفارمز نہیں آئے. کہا جاتا ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف ہے اور ورلڈ بینک ہے ان کے ڈائریکٹو پر کیا جاتا ہے، یہ درست ہے کیا؟ دیکھیں جی، اس میں میرا خیال ہے کہ کوئی بھی دو آرا نہیں ہے کہ اس وقت جو کچھ پاکستان میں پالیسی سازی میں ہو رہا ہے وہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ ہی ہو رہا ہے. اگر آپ اخباروں کو لے کر دیکھیں تو پہلے زمانے میں چیزیں چھپائی جاتی تھیں، مگر اب انٹرنیٹ، ویب سائٹ، ٹرانسپیرنسی جو ہے اس نے مجبور کیا ہے کہ ایون آئی ایم ایف جو ہے وہ اگر کسی پولیٹیکل ایجنڈا جس کو اگر تصویر میں نہیں لا رہی ہے تو ضرور اس کے پیچھے وہ ایجنڈا ہوتا ہے، اور وہ ایجنڈا ان بڑی طاقتوں کا ہوتا ہے جو کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے ساتھ سیاسی طور پہ وابستہ ہیں. چاہے وہ افغانستان کی جنگ ہو، چاہے داخلی انتشارات ہوں، چاہے کسی طریقے سے ان قوتوں کو ہم جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کریں جو باہر کے ملک کی نظر میں کوئی اچھی قوتیں نہیں ہیں اور دنیا کے لیے وہ تھریٹ ہیں. میں اس وقت ایک پولیٹیکل ڈسکشن میں نہیں جانا چاہوں گا، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب آپ قرض لیتی ہیں یا میں قرض لیتا ہوں تو میرے اپنے خیال میں کہ ہمیں پھر تابع ہونا پڑتا ہے ان لوگوں کی کنڈیشنز کے تحت جو ہمیں اس قسم کی چیزیں دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک چیز کو تو آپ کے سوال کو ہم بہت فلیٹلی، پلینلی، درست طریقے سے سیٹل کریں کہ یس، آئی ایم ایف کے ڈکٹیٹس کے اوپر ہی یہ آر جی ایس ٹی لگایا جا رہا ہے. اچھا، اگر میں آپ سے بات کروں ایک عام آدمی کی، کیونکہ ہم لوگ جب دیکھتے ہیں ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، اخباروں میں پڑھتے ہیں، کیونکہ میں بھی انہی میں شامل ہوں، تو ہمیں کیا سوچ رکھ کے اس کو پازیٹیو وے میں دیکھنا چاہیے یا ہمیں بھی اسی طرح ہائپر ہو جانا چاہیے کہ نہیں یہ کیا ہے، ہم ڈنڈے لے کے باہر نکل آئیں یا ہم احتجاج کرنے نکل آئیں، اس قسم کی سچویشن سوچ رکھیں یا ہم اسے دیکھیں کہ ہاں اب اونٹ کس کروڑ پہ بیٹھتا ہے؟ دیکھیں سیدہ، میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک پازیٹیو پیراڈائم میں سوچنے کی ضرورت ہے. تھوڑی دیر کے لیے ہم دیکھیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ بے انتہا مسائل کا شکار ہو چکا ہے.